हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल ECI साइंस में। और आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10 विज्ञान का चैप्टर नंबर 9 प्रकाश, और उसका टॉपिक है अपवर्तन। अपवर्तन में सबसे पहले देखते हैं अपवर्तन की परिभाषा। जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में गमन करती है तो दोनों माध्यमों को पृथक करने वाले पृष्ठ पर प्रकाश किरण की दिशा में परिवर्तन होता है। इसको क्या कहते हैं? हमें अपवर्तन। तो अपवर्तन के लिए हम देखते हैं कि जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में गमन करती है, मान लेते हैं कि ये माध्यम एक है, माध्यम एक, इसको हम यहाँ पे हवा मान लेते हैं। माध्यम दो, ये माध्यम है पानी। जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में गमन करती है तो दोनों माध्यमों को पृथक करने वाले पृष्ठ पर प्रकाश किरण की दिशा में परिवर्तन होता है। उसको क्या कहते हैं? हमें अपवर्तन। ये हमारा है अभिलंब। अभिलंब इस माध्यम की सतह के साथ में 90 डिग्री का कोण बनाता है। ये प्रकाश किरण जा रही है यहाँ से, ये प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जा रही है प्रकाश किरण। तो दोनों माध्यमों को पृथक करने वाले पृष्ठ पर, यानी यहाँ पर प्रकाश किरण की दिशा में परिवर्तन होता है। इसको अपन क्या कहते हैं? अपवर्तन। तो ये प्रकाश किरण ऐसे जानी चाहिए थी, इस तरीके से, लेकिन ऐसे नहीं जाकर के ये थोड़ा सा अभिलंब की ओर झुक जाती है। तो अभिलंब की ओर क्यों झुकी? अपवर्तन की घटना के कारण। यहाँ पे जो भी प्रकाश किरण की दिशा में परिवर्तन आया उसका कारण क्या है? अपवर्तन की घटना। अब हम देखें कि अपवर्तन क्यों होता है, तो अपवर्तन का कारण क्या है। तो निर्वात में प्रकाश का जो वेग होता है, निर्वात में प्रकाश का वेग, ये वेग होता है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। जैसे ही प्रकाश निर्वात से किसी माध्यम में जाता है तो प्रकाश का वेग ये नहीं रहता, इससे कुछ कम हो जाता है। और जैसे विरल से ये सघन माध्यम में जाएगा प्रकाश, वैसे ही उसका वेग थोड़ा कम हो जाता है। इसलिए ये हवा क्या है? विरल है। और यहाँ से प्रकाश पानी यानी सघन माध्यम के अंदर गया, तो विरल से सघन में गया तो प्रकाश किरण अभिलंब की ओर झुक जाती है। जबकि अगर यही प्रकाश किरण सघन से विरल में जाती इस तरीके से, तो ये प्रकाश किरण अभिलंब से थोड़ा दूर हट जाती। जब प्रकाश किरण सघन से विरल में जाएगी तो दूर हट जाएगी, और विरल से सघन में जाएगी तो अभिलंब के पास आ जाती है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि विरल माध्यम में प्रकाश का वेग अधिक होता है और सघन में कम हो जाता है, जबकि प्रकाश की आवृत्ति वही रहती है। इस कारण प्रकाश किरण अभिलंब की ओर झुक जाती है। अब यहाँ पे सघन में वेग कम है, जैसे ही ये विरल में जाएगी वेग बढ़ जाएगा तो प्रकाश किरण अभिलंब से दूर हट जाती है। अपवर्तन की घटना कब नहीं दिखाई देती? जब हम अभिलंब पर से प्रकाश किरण गुजारे, यानी कि जब हम यहाँ से अपवर्तन को देखना चाह रहे हो, यहाँ से हम हमारी आंख लगा करके अपवर्तन को देखना चाहें तो यहाँ से हमें अपवर्तन दिखाई नहीं देगा अभिलंब पे, क्योंकि यहाँ पे कोई वस्तु रखी होगी तो उसकी किरण सीधी हमारे आंख तक आएगी, तो हमें अपवर्तन की घटना दिखाई नहीं देती। अब अपवर्तन की घटनाएं देख सकते हैं आप, जैसे कि पानी से हमारे पास में ये टब भरा हुआ है और इस टब में कोई सिक्का यहाँ पर पड़ा हुआ है, सिक्का है। इस सिक्के को अगर कोई यहाँ से देखना चाहता है, यहाँ से, तो प्रकाश किरण ऐसे आएगी, ये अभिलंब। अब प्रकाश किरण जो है यहाँ तक तो ऐसे आएगी, उसके बाद अभिलंब की ओर झुक जाएगी, तो ये अभिलंब की ओर झुक जाती है। यानी प्रकाश किरण कैसे? इस बिंब से चल रही है, बिंब से चल करके और यहाँ तक पहुँची और फिर अभिलंब से दूर हट गई इस तरीके से। तो इस किरण को पीछे बढ़ाएंगे तो ये सिक्का हमारा यहाँ पे उठा हुआ दिखाई देगा। ठीक इसी तरीके से हम देख सकते हैं पेंसिल अगर पानी में डूबी हुई हो तो वो भी हमें टेढ़ी दिखाई देती है। उसका कारण क्या है?
सेम वही अपवर्तन की घटना। यहाँ पर हम जैसे इस बीकर में पेंसिल को डुबोकर रखें, इस तरीके से ये पानी भरा हुआ है, इसमें हम पेंसिल को डुबोकर रखें तो पेंसिल कुछ इस तरीके से रहेगी, ऐसे। अब हम यहाँ से अगर पेंसिल को देखते हैं, यहाँ हमारी आँख है, यहाँ से पेंसिल को हम देखते हैं तो यहाँ से पेंसिल कैसी दिखाई देगी, यहाँ से ये पेंसिल, ये अभिलंब हो गया और ये पेंसिल का जो इस तरीके से ये पेंसिल उठी हुई दिखाई देगी। क्यों? क्योंकि यहाँ जो पेंसिल थी उससे प्रकाश किरण चल करके ऐसे जाएगी, उसके बाद में ये अभिलंब से दूर हट जाएगी, ये अभिलंब से दूर हट गई, इस तरीके से ये अभिलंब से दूर हट जाती है। तो पेंसिल हमें इस तरीके से दिखाई देगी, न कि इस तरीके से। तो पेंसिल भी टेढ़ी दिखाई देती है, या सिक्के का ऊपर उठा हुआ दिखाई देना, या फिर पेंदे का ऊपर उठा हुआ दिखाई देना, ये सब अपवर्तन की घटनाओं के कारण है। अब हम देखते हैं अपवर्तन के नियम। अपवर्तन के नियम, जैसे ये अपवर्तन की घटना है, यहाँ पर ये अभिलंब है, ये माध्यम एक मान लेते हैं हवा है, माध्यम 2 कुछ भी मान लें, ये कांच है, माध्यम 1 क्योंकि ये विरल है, हवा है, और ये कांच है, ये सघन माध्यम है। जब प्रकाश किरण विरल से सघन में जाएगी तो अभिलंब की ओर झुक जाएगी, इस तरीके से। ये हमारी है आपतित किरण, आपतित किरण, ये है अपवर्तित किरण, ये अभिलंब है, और ये कोण आपतन कोण I और ये अपवर्तन कोण R। यहाँ पे कोण I आपतन कोण और कोण R है अपवर्तन कोण। तो हमारा अपवर्तन का पहला नियम क्या है? पहला नियम है आपतित किरण, ये अपवर्तित किरण और ये अभिलंब, ये तीनों एक ही तल में। जैसे ये बोर्ड है तो बोर्ड पे ये बने हुए हैं, तीनों एक ही तल के अंदर है। यानी कौन कौन एक तल में है? आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब, ये तीनों ही एक ही तल में स्थित होते हैं। अपवर्तन का पहला नियम। अपवर्तन का दूसरा नियम क्या कहता है कि आपतन कोण की जा, आपतन कोण की जा, आपतन कोण की जा क्या होती है? साइन I, और अपवर्तन कोण की जा, कोण की जा ये होती है साइन R। तो आपतन कोण की जा और अपवर्तन कोण की जा यानी साइन I बटा साइन R, इसका अनुपात क्या होता है? एक स्थिरांक होता है, एक नियतांक होता है, एक नियत अंक होता है जिसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। तो आपतन, इसका अपवर्तन का दूसरा नियम है कि आपतन कोण की जा और अपवर्तन कोण की जा, उसका अनुपात एक स्थिरांक होता है, एक नियतांक होता है। इसको स्नेल का नियम भी कहते हैं। अब देखें हम माध्यम का जैसे अपवर्तनांक कैसे निकालते हैं कि माध्यम 1 का 2 के सापेक्ष या 2 का 1 के सापेक्ष किस प्रकार से अपन अपवर्तनांक निकालते हैं। तो हमारे पास में सूत्र क्या है कि साइन I बटे साइन R बराबर एक स्थिरांक है। अब हमारे पास में जैसे ये अपवर्तन की घटना है, यहाँ पर ये माध्यम 1, ये माध्यम 2। यहाँ पे देखें हम म्यू 2 1 यानी माध्यम 2 का, इस माध्यम का माध्यम 1 के सापेक्ष अपवर्तनांक कैसे निकालेंगे?
साइन आई, क्योंकि आई यहां पर है ये और ये आर, आई इसमें है तो पहले प्रकाश का माध्यम 1 में वेग बटा प्रकाश का माध्यम 2 में वेग, इस तरीके से करेंगे। अब मान लीजिए कि माध्यम 1 क्या है हमारा, पहली कंडीशन है कि जब माध्यम 1 के अंदर हमने क्या लिया, इधर माध्यम 1 में निर्वात लिया और माध्यम 2 के अंदर हमने क्या लिया, हवा ले लेते हैं, माध्यम 2। तो अगर मुझे निकालना हो म्यू हवा यानी एयर, तो एयर को ए से लिखूंगा मैं, म्यू ए माध्यम हवा का निर्वात के सापेक्ष, तो म्यू हवा का किसके सापेक्ष, निर्वात के सापेक्ष, माध्यम 2 का 1 के सापेक्ष क्या होता है, माध्यम प्रकाश का माध्यम 1 में वेग बटा प्रकाश का माध्यम 2 में वेग। तो म्यू हवा यानी हवा का निर्वात के सापेक्ष अपवर्तनांक, तो क्या हो जाएगा, प्रकाश का निर्वात में वेग बटा प्रकाश का हवा में वेग, प्रकाश का निर्वात में वेग बटा प्रकाश का हवा में वेग। तो इसको हवा का क्या बोलेंगे अपन, निरपेक्ष अपवर्तनांक भी कहते हैं। तो हम इसको यहां पे लिख देंगे म्यू हवा यानी एयर बराबर प्रकाश का निर्वात में वेग c और प्रकाश का हवा में वेग va, ये हमारे पास में आ जाता है। फिर दूसरा हम निकालें यहां से, अगर हमारे पास में माध्यम हो, यहां पर निर्वात है, यहां निर्वात है और यहां पर पानी है, तो हम निकालें म्यू पानी का अपवर्तनांक किसके सापेक्ष, निर्वात के सापेक्ष, यानी ये क्या आ जाएगा, प्रकाश का पहले माध्यम 1 में वेग या निर्वात में प्रकाश का निर्वात में वेग बटा प्रकाश का पानी में वेग, प्रकाश का पानी में वेग। तो प्रकाश का ये क्या कहलाएगा, पानी में वेग म्यू पानी यानी वाटर, म्यू डब्ल्यू बराबर प्रकाश का निर्वात में वेग वही c, प्रकाश का पानी में वेग वी डब्ल्यू। नेक्स्ट अपन देखें, हमारे पास में तीसरी कंडीशन है, जब यहां पर हो माध्यम इस तरीके से, ये प्रकाश किरण जारी है निर्वात से और कांच के अंदर, निर्वात से कांच में, तो हम यहाँ पे निकालें म्यू कांच किसके सापेक्ष, निर्वात के सापेक्ष बराबर प्रकाश का पहले माध्यम 1 में वेग लेंगे, ये रहा माध्यम 1, प्रकाश का माध्यम 1 यानी निर्वात में वेग बटा प्रकाश का कांच में वेग, प्रकाश का निर्वात में वेग बटा प्रकाश का कांच में वेग। तो प्रकाश का निर्वात में वेग क्या होता है, c बटा प्रकाश का कांच में वेग vg। तो यह आ गया म्यू कांच का निर्वात के सापेक्ष निकालेंगे तो निर्वात के सापेक्ष किसी का भी अपवर्तनांक क्या कहलाता है, उस माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक। तो ये क्या हो गया, म्यू कांच म्यू जी। फिर अपन देखें दो माध्यम लेते हैं, अब उसका सापेक्ष रूप से देखें तो हमारे पास में जैसे ये है, ये माध्यम 1 और माध्यम 2, ये माध्यम 1 लिया हमने यहाँ पर हवा और माध्यम 2 लिया हमने पानी। तो अब हम निकालें माध्यम पानी का हवा के सापेक्ष अपवर्तनांक म्यू पानी को हम W से लिखेंगे और हवा को एयर ए से लिखा, तो म्यू वाटर का किसके सापेक्ष, एयर के सापेक्ष। तो हम लिखेंगे वी पानी पहले क्या लिखेंगे, वी हवा प्रकाश का
हवा में वेग बटा प्रकाश का पानी में वेग। प्रकाश का हवा में वेग बटा प्रकाश का पानी में वेग। प्रकाश का हवा में वेग क्या कहलाता है? वी ए बटा प्रकाश का पानी में वेग वी डब्ल्यू। तो म्यू डब्ल्यू ए। पर पानी के पानी का अपवर्तनांक किसके सापेक्ष? हवा के सापेक्ष। तो अब ऐसे किसी भी माध्यम का अपन निकाल सकते हैं। जैसे हमारे पास में अगला माध्यम दे रखा हो कि इस तरीके से ये यहाँ पर माध्यम है पानी और यहाँ पर है कांच। तो प्रकाश किरण ऐसे जा रही है, हम निकालें कांच का अपवर्तनांक पानी के सापेक्ष। म्यू कांच का जी ग्लास और ए वो डब्लू पानी के सापेक्ष। तो प्रकाश का पहले माध्यम एक को लेंगे, ये रहा माध्यम एक। प्रकाश का पानी में वेग बटा प्रकाश का कांच में वेग। प्रकाश का पानी में वेग क्या होगा? प्रकाश का पानी में वेग वी डब्ल्यू बटा प्रकाश का कांच में वेग वी जी। तो इस तरीके से हम निकाल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद देखें हम अपवर्तनांक जो है वो माध्यम की प्रकृति यानी इसके घनत्व पर निर्भर कर रहा है। माध्यम कौन सा इस पर भी निर्भर करता है। इसके अलावा अपवर्तनांक प्रकाश किरण किस रंग की है उस पर निर्भर करता है। और अपवर्तनांक का अगर देखें रंगों के हिसाब से तो प्रकाश में इस तरीके से 7 रंग होते हैं जिनको अपन विबग्योर कहते हैं। विबग्योर। सबसे ज्यादा अपवर्तनांक होता है बैंगनी रंग का। ये बैंगनी है, ये इंडिगो जामुनी और ये नीला, ये हरा, यहाँ पे पीला, ये नारंगी और ये लाल। सबसे ज़्यादा अपवर्तनांक होता है बैंगनी रंग का। बैंगनी रंग का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। अब सबसे अधिक है तो ये प्रकाश किरण सबसे ज़्यादा अपवर्तन शो करेगी यानी सबसे ज़्यादा मुड़ेगी ये प्रकाश किरण। जब भी प्रकाश बैंगनी रंग प्रकाश जो है विरल से सघन या सघन से विरल जाएगा सबसे ज़्यादा यही मुड़ेगी। बैंगनी रंग का अपवर्तनांक सबसे ज़्यादा और लाल रंग का सबसे कम होता है। उसके बाद देखें अपवर्तन के उदाहरण। अपवर्तन के उदाहरण, अपवर्तन के उदाहरण, अपवर्तन के उदाहरणों में सबसे पहला उदाहरण है सूर्योदय के कुछ समय पहले तथा सूर्यास्त के कुछ समय बाद तक सूर्य का दिखाई देना। जैसे ये हमारी पृथ्वी है, अब इसको समझते हैं। ये हमारी पृथ्वी है और पृथ्वी के चारों ओर जो वायुमंडल है वो पृथ्वी के निकट ज़्यादा सघन होता है इधर। और जैसे जैसे हम दूर जाते हैं पृथ्वी के वायुमंडल में वैसे वैसे जैसे जैसे अंतरिक्ष की तरफ जा रहे हैं वैसे वैसे ये वायुमंडल जो है विरल होता जाता है इस तरीके से। अब यहाँ पर सूर्य, ये कोई व्यक्ति खड़ा है, इस व्यक्ति का क्षितिज क्या है? ये क्षितिज। तो सूर्य जब क्षितिज से नीचे चला जाता है तो मान लेते हैं अपने क्षितिज ये है, क्षितिज से नीचे चला गया सूर्य इस तरीके से। यहाँ पर सूर्य चला गया, सूर्य के प्रकाश की किरण इस तरीके से आती है ये। अब यहाँ पर अगर हम बनाएंगे इसका अभिलंब तो ये अभिलंब ये बनेगा और अभिलंब से ये झुकती है, यहाँ पे कुछ झुकती है फिर आगे और झुकेगी। क्यों झुकेगी? क्योंकि प्रकाश किरण पहले अंतरिक्ष में निर्वात था वहाँ से आ रही है और जैसे ही हमारे वायुमंडल में प्रवेश करेगी वायुमंडल जो है वो पृथ्वी की नज़दीक जैसे जैसे बढ़ेगी वैसे वैसे सघन होता जाएगा। यानी प्रकाश किरण विरल माध्यम से
सघन माध्यम में प्रवेश करती है, और जब प्रकाश किरण विरल से सघन में प्रवेश करेगी तो अभिलंब की ओर झुकेगी, यानी ये प्रकाश किरण अभिलंब की ओर उत्तरोत्तर जो है झुकती जाती है। इस तरीके से ये प्रकाश किरण अभिलंब की ओर झुकती जाती है। इस किरण को जब पीछे बढ़ाएंगे तो हमें ये सूर्य यहाँ पर दिखाई देगा इस तरीके से, यानी सूर्यास्त के बाद भी सूर्य दिखाई दे रहा है, और सूर्योदय के पहले की स्थिति भी ऐसी रहेगी जिसमें सूर्य जो है सूर्योदय होने से कुछ मिनट पहले यानी 2 मिनट पहले ही सूर्य दिखना शुरू हो जाएगा, और जब सूर्यास्त हो चुका होगा उसके 2 मिनट बाद तक भी सूर्य दिखाई देता रहेगा, यानी दिन की अवधि जो है लगभग 4 मिनट की अवधि बढ़ जाती है। तो वह किस कारण हो रहा है ऐसा? अपवर्तन के कारण, क्योंकि पृथ्वी हमारी ये है, पृथ्वी के चारों तरफ जो वायुमंडल है वो पृथ्वी के निकट ज्यादा सघन है और दूर क्या है? विरल है। जब प्रकाश किरण यहाँ से सूर्य की प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में आती है तो इस अभिलंब की ओर लगातार झुकती ही जाती है। जिस किरण को अगर पीछे बढ़ाते हैं तो हमें सूर्य यहाँ पर दिखाई देता है, यानी सूर्योदय से कुछ मिनट पहले और सूर्यास्त के कुछ मिनट बाद तक सूर्य अपवर्तन की घटना के कारण दिखाई देता है। दूसरे अपवर्तन का उदाहरण है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। देखते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन को समझते हैं। पूर्ण आंतरिक परावर्तन। पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए क्या शर्त है कि प्रकाश किरण कहां से जाएगी? सघन से विरल में। प्रकाश किरण हमेशा सघन से विरल में चलेगी जब भी पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना होगी। तो ये हमारे पास में यहां माध्यम 2 है और ये माध्यम 1 है। यहां पर हम विरल माध्यम ले रहे हैं, विरल, और ये माध्यम जो है सघन है। तो जब प्रकाश किरण सघन से विरल में जाती है, यानी यहां से ये विरल में जाती है तो अभिलंब से दूर हटेगी। जब प्रकाश किरण सघन से विरल में जाती है तो अभिलंब से दूर हट जाती है। तो ये कोण हमारा हो गया I, ये कोण हमारा हो गया R। आपतन कोण। अब यदि हम इस आपतन कोण के मान को बढ़ा दें तो आपतन कोण के एक निश्चित मान पर ये प्रकाश किरण दोनों माध्यमों को पृथक करने वाले पृष्ठ के समांतर हो जाती है, या ये कहें कि R बराबर 90 डिग्री हो जाता है, यानी अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री हो जाता है। तो आपतन कोण का ये मान क्या कहलाएगा? क्रांतिक कोण। जब प्रकाश किरण सघन से विरल में जाती है तो अभिलंब से दूर हट जाती है, और जब आपतन कोण के मान को बढ़ाया जाता है तो आपतन कोण के एक निश्चित मान पर प्रकाश किरण दोनों माध्यमों को पृथक करने वाले पृष्ठ के समांतर हो जाती है। दोनों माध्यमों को पृथक करने वाले पृष्ठ के समांतर हो जाती है। इस समय जो आपतन कोण का मान होता है वो क्या कहलाता है? क्रांतिक कोण। अब यदि हम इस आपतन कोण के मान को और बढ़ा दें, तो हमने आपतन कोण के मान को और बढ़ा दिया तो फिर ये प्रकाश किरण दूसरे माध्यम में अपवर्तित होने के स्थान पर उसी माध्यम में परावर्तित हो जाती है। इस घटना को हम कहते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ये घटना है हमारी पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना है जिसमें प्रकाश किरण हमने क्या किया? क्रांतिक कोण से भी ज्यादा बढ़ा दिया आपतन कोण का मान, तो प्रकाश किरण दूसरे माध्यम में अपवर्तित होने के स्थान पर उसी माध्यम में परावर्तित हो जाती है। इसको कहते हैं अपवर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन किसके कारण हो रहा है? अपवर्तन के कारण। फिर नेक्स्ट पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए अच्छा एक चीज ध्यान रखें कि जब भी लिखें तो प्रकाश किरण सघन से
विरल में जाएगी। अगर आपने उल्टा लिख दिया कि विरल से सघन में जाती है और आगे सब कुछ सही लिखा है तो भी पूरा आंसर गलत होगा। इसलिए ध्यान रखें, जब प्रकाश किरण सघन से विरल में जाती है तो अभिलंब से दूर हट जाती है, और यदि आपतन कोण के मान को बढ़ाया जाए तो आपतन कोण के एक निश्चित मान पर अपवर्तित किरण दोनों माध्यमों को पृथक करने वाले पृष्ठ के समांतर हो जाती है। आपतन कोण के इस मान को क्रांतिक कोण कहते हैं। अब यदि आपतन कोण के मान को और बढ़ाया जाए तो प्रकाश किरण दूसरे माध्यम में अपवर्तित होने के स्थान पर उसी माध्यम में परावर्तित हो जाती है। इसको पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। अब पूर्ण आंतरिक परावर्तन का उपयोग कहाँ पे किया जाता है? प्रकाश तंतु में, यानी ऑप्टिक फाइबर में। जो ऑप्टिक फाइबर की लाइनें बिछाई जाती है, इंटरनेट की लाइन है, उसके अंदर ये इसी तरीके से ये प्रकाश किरण या कहें सिग्नल जो होते हैं, इनकी विद्युत चुंबकीय किरण इस तरीके से चलती है, तो वहाँ पूर्ण आंतरिक परावर्तन का उपयोग इसके अंदर किया जाता है। नेक्स्ट देखें हम, तीसरा अपवर्तन का तीसरा उदाहरण है, और वो क्या है? वर्ण विक्षेपण। वर्ण विक्षेपण तीसरी घटना है वर्ण विक्षेपण। देखते हैं वर्ण विक्षेपण को। तो ये वर्ण विक्षेपण, जब श्वेत प्रकाश की किरण को हम किसी प्रिज्म से गुजारते हैं, ये हमारे पास में है श्वेत प्रकाश किरण, ये श्वेत प्रकाश की किरण है। इसको जब हम इस प्रिज्म से गुजारेंगे तो श्वेत प्रकाश की किरण में क्या होते हैं? 7 रंग होते हैं, VIBGYOR, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, ऑरेंज, येलो, ऑरेंज और रेड। ये 7 रंग होते हैं। ये नीले रंग की जो किरण है, जो बैंगनी रंग की किरण है, बैंगनी रंग की किरण के लिए हमें पता है कि अपवर्तनांक क्या होता है? सबसे अधिक होता है बैंगनी रंग के लिए, तो सबसे ज्यादा विचलित भी यही होगी, और लाल रंग के लिए सबसे कम होता है। तो इसका अभिलंब अगर अपन ये माने, ये अभिलंब है, तो जब प्रकाश किरण को प्रिज्म से गुजारा जाता है, प्रिज्म किसका बना हुआ है? प्रिज्म कांच का बना हुआ है, और यहाँ पर माध्यम क्या है? हवा। तो ये प्रकाश किरण हवा से कांच में जा रही है, यानी विरल से किस में जा रही है? सघन माध्यम में जा रही है। तो प्रकाश किरण अभिलंब की ओर झुकेगी, और अभिलंब की ओर कौन सी सबसे ज्यादा झुकेगी? बैंगनी रंग की सबसे ज्यादा झुकेगी। तो यहाँ पर ये बैंगनी रंग की सबसे ज्यादा झुक जाती है, और लाल रंग की उससे कम झुकती है। लाल रंग की, ये लाल और ये बैंगनी, और बीच में आ जाती है बाकी सब ये किरणें, बाकी और रंग आ जाएंगे प्रकाश के बीच के अंदर, ये इस तरीके से। फिर यहाँ पर देखें तो यहाँ पे अभिलंब क्या है? ये रहा। अब प्रकाश किरण कौन सी? जो बैंगनी है, ये रही बैंगनी, ये बैंगनी रंग की प्रकाश किरण सबसे ज्यादा अपवर्तित होगी, यानी ये अभिलंब से दूर हटेगी, कांच से वापस किस में जा रहे हैं? हवा के अंदर। तो ये प्रकाश किरण दूर हटेगी और इस तरीके से दूर हट जाती है, और इसको देखेंगे तो ये यहाँ पे अभिलंब है, और ये प्रकाश किरण इस तरीके से हट जाती है। तो ये इस तरीके का पैटर्न अपने को यहाँ पे प्राप्त होगा, जिसमें यहाँ पर, यहाँ से लेकर के यहाँ तक इस तरीके से रंग अपने को प्राप्त होंगे, और इन रंगों में सबसे नीचे नीचे प्राप्त होगा बैंगनी रंग, बैंगनी, और ऊपर ही ऊपर प्राप्त होगा लाल, और ये बैंगनी से लाल के बीच में इस तरीके से प्राप्त होता है बे, जा, नी, हा, पी, ना, ला। बैंगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी, लाल। इंग्लिश में देखेंगे तो VIBGYOR, विबग्योर, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। इस तरीके से अपने को स्पेक्ट्रम दिखाई देता है, एक सतत स्पेक्ट्रम अपने को यहाँ पे दिखाई दे रहा है विभिन्न रंगों का, जैसा कि इंद्रधनुष में भी अपने को दिखाई देता है। तो ये ऐसा किस कारण से हुआ? अपवर्तन की घटना के कारण। और अपवर्तन की घटना किस प्रकार से हो रही है? एक बार फिर से देख लें इसको। यह हवा से प्रकाश किरण कांच में गई तो बैंगनी रंग की प्रकाश किरण का अपवर्तनांक हमें पता है सबसे ज्यादा होता है, इसलिए वो सबसे ज्यादा अपवर्तित होगी। तो ये बैंगनी रंग की सबसे ज्यादा अपवर्तित हुई, लाल रंग की ऊपर ही ऊपर है जो कम अपवर्तित हुई है। ये अभिलंब बना दिया हमने।
फिर यहाँ देखे कांच से वापस हवा में जा रही है, यानी सघन से विरल में जा रही है तो अभिलंब से दूर हटेगी। ये अभिलंब रहा, इससे ये दूर हटी, बैंगनी रंग सबसे ज्यादा, और इसका अभिलंब देखेंगे तो ये रहा लाल रंग सबसे कम हटेगी, यानी सबसे नीचे आएगा बैंगनी और फिर सबसे ऊपर आएगा रंग लाल। और फिर सीक्वेंस क्या होगी, बेजानी, हपी, नाला, बैंगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी, लाल। ये 7 रंगों में इस प्रकार से अपने को एक स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है। इसी को क्या कहते हैं हम, वर्ण विक्षेपण। तो यह है प्रकाश का अपवर्तन और अपवर्तन के उदाहरण।